हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को एमसीसी की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप सभी लोग मजे में होंगे। सभी दोस्तों की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। और दोस्तों, यदि आपकी पढ़ाई जोरों शोरों से नहीं चल रही है तो अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वो चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर 2 हम देखेंगे। और एक बार चैप्टर 8 का लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले जरा लेक्चर 1 में अपन ने क्या देखा था उसकी एक झलक अपन देख लेते हैं। दोस्तों, लेक्चर 1 में अपन ने सेक्शन 123 से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। 123 कहां पर थी? तो फ्रेंड्स 8.5 पे वो स्टार्ट हो रही थी, जिसमें अपन ने एक टॉपिक देखा था, सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने के कितने सोर्स होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें 4 सोर्स थे। नंबर 1 था कि करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन भी किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे? शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग। सेकंड था कि आपके पास करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स और रिजर्व से दे सकते हो, और उसमें भी जिस ईयर के प्रॉफिट्स और रिजर्व से दे रहे हो उनका डेप्रीशिएशन आप शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो। और रिजर्व में भी आप हर कोई सा एरा गैरा कोई रिजर्व यूज नहीं करोगे, ओनली फ्री रिजर्व का यूज करेंगे। और तीसरा, बोथ ए एंड बी, आप डिविडेंड देना चाहते हो 10 लाख रुपए, प्रॉफिट है 5 लाख, तो पार्टली करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दो एंड पार्टली प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से दे दो। उसके बाद में डी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कोई गारंटी दी थी कि हम गारंटी देते हैं आपको डिविडेंड मिलेगा, तो उस गारंटी के तहत उन्होंने कंपनी को कोई अमाउंट दिया है, उससे हमें डिविडेंड का पेमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा अपन ने 2-3 नोट देखे थे कि यदि अपन करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रीवियस में बुक्स में लॉसेज आ रहे हैं या डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं किया हुआ है। यदि ऐसा है तो पहले जो डेप्रीशिएशन एरियर है उनको चार्ज कर लो, लॉसेस को करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ करो, उसके बाद में ही प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर करो। और ध्यान रहे, डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उस प्रॉफिट में कभी भी असेट के रीवैल्यूएशन के कारण कोई अपना रिजर्व क्रिएट हुआ है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस प्रॉफिट में कभी भी रीवैल्यूएशन रिजर्व इंक्लूड नहीं होगा। और तीसरा, कोई आपने असेट सेल की, उससे आपको कोई कैपिटल प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट से भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। यानी जो बिजनेस प्रॉफिट्स है, बिजनेस ऑपरेशंस के जरिए आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसी रिजर्व, उसी प्रॉफिट से हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब अगला टॉपिक 123 का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का देखिए यहां पर अपना एक टॉपिक है। आई होप सभी दोस्तों को मिल गया होगा पेज नंबर 8.6 पे। फ्रेंड्स, पेज नंबर 8.6 पे आपका जो अगला टॉपिक है 123 का, उसका नाम है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व का टॉपिक क्या कह रहा है दोस्तों? कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 31 मार्च 2020 को एंड हुआ। कंपनी ने मान लीजिए इस ईयर में सपोज करो कि प्रॉफिट अर्न किया कितना, 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया। तो क्या कंपनी इस प्रॉफिट के कुछ पार्ट को रिजर्व में ट्रांसफर करना उसको मैंडेटरी है क्या? कि भाई ऐसा हो सकता है कई बार कि हमको जो है वो हमने यदि पूरा का पूरा प्रॉफिट यदि डिविडेंड के रूप में दे दिया तो कल को कंपनी को फ्यूचर में कोई बिजनेस ऑपरेशंस करने में हो सकता है दिक्कत आ जाए, उसके पास कुछ रिजर्व रहना चाहिए। तो क्या इस पर्पज के लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी है क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले? तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि करंट ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ है उसका कितना परसेंटेज कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है, ये कंपनी की डिस्क्रिशन है। कंपनी की क्या है? डिस्क्रिशन, कंपनी की इच्छा है। कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, उसमें से कोई भी डिविडेंड नहीं देने का डिसीजन ले सकती। कंपनी चाहे तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, कुछ पार्ट जो है वो डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर सकती है, और कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी डिविडेंड के रूप में दे सकती है। मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना पोर्शन, कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी। कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करेगा। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आईसीआई ने क्या लिखा है। कि आईसीआई ने लिखा, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ए कंपनी टू ट्रांसफर a particular percentage, not mandatory to transfer a particular percentage of its profit to reserve before the declaration of
एनी डिविडेंड, अगले पेज पे आएंगे, एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड देना चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं कि डिविडेंड देने से पहले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपन रिजर्व में ट्रांसफर करें। 10 क्या लिखा हुआ है, 10 ए कंपनी में एज पर इट्स डिस्क्रिशन, अंडरलाइन द वर्ड डिस्क्रिशन, ये कीवर्ड है, यानी ये कंपनी की डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब दोस्तों कंपनी की इच्छा, कंपनी की विल, लेकिन एग्जाम में डिस्क्रिशन वर्ड ही अपने को लिख के आना है। डिस्क्रिशन है कि कितना परसेंटेज कंपनी रिजर्व का प्रॉफिट्स का कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करेगी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले, ये कंपनी की इच्छा है, कंपनी की डिस्क्रिशन है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले प्रॉफिट का कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए, इसके रिलेशन में कंपनीज एक्ट 2013 कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताता है, यानी कंपनी की डिस्क्रिशन है कि वो करंट ईयर के प्रॉफिट का कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है। अच्छा दोस्तों आ जाइए अब अगले पेज पे, अगले टॉपिक, अगले मतलब इसी पे अगले एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट के बाद, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एग्जांपल 1 पढ़ेंगे, केस स्टडी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द करंट ईयर्स अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोज टू ट्रांसफर, प्रपोज अल्मा फॉर द करंट ईयर, अल्मा वॉचेस लिमिटेड प्रपोज टू ट्रांसफर, प्रपोज का मतलब क्या हुआ बेटा, सीए स्टूडेंट्स जो है वो जिंदगी में डिविडेंड ही प्रपोज कर सकता है और कुछ प्रपोज नहीं कर सकता। तो कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड जो है लिमिटेड प्रपोज टू ट्रांसफर मोर देन 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी अपने प्रॉफिट का 10% से ज्यादा हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करने का कंपनी का प्रपोजल है। तो और डिविडेंड जो है वो 12% की रेट से डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड कैपिटल पे देखा जाता है उसकी रेट। तो बताओ क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, मतलब कंपनी बोल रही है हम प्रॉफिट का 10% से ज्यादा रिजर्व में ट्रांसफर करें। अरे 10% से ज्यादा क्या, तुम 100% ट्रांसफर करो ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ये नहीं बोलता है कि कितना परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, ये कंपनीज एक्ट नहीं बोलता। इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी, कंपनी की इच्छा है कि वो कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है, इसलिए 10% से ज्यादा प्रॉफिट भी करंट ईयर का कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा केस स्टडी में, और हम अब एक लाइन में थोड़ी लिखेंगे, हमको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा केस स्टडी का। तो वही चीज मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस तरह की केस स्टडी आ जाए तो आपको उसका किस तरह से आंसर देना है। फ्रेंड्स कोई भी केस स्टडी आ जाए, केस स्टडी की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए कि ध्यान दीजिएगा सभी मेरे दोस्त कि हाउ टू राइट आंसर ऑफ केस स्टडी, हाउ टू राइट आंसर ऑफ केस स्टडी, केस स्टडी के आंसर को अपने को कैसे लिखना है। फ्रेंड्स ये केस स्टडी है अपने सामने, तो सबसे पहले कोई भी केस स्टडी आ जाए, इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो अपने को प्रोविजन लिखना है। क्या लिखना है, प्रोविजन लिखना है। लॉ का क्या प्रोविजन है वो अपने को लिखना है। अच्छा सर प्रोविजन कैसे लिखते हैं सर, बेटा प्रोविजन में जैसे एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि कंपनीज एक्ट 2013 का क्या प्रोविजन है इस केस के बारे में, वो अपने को लिखना पड़ता है। इस केस के बारे में क्या प्रोविजन है। सर सेक्शन लिखना जरूरी है, बेटा सेक्शन यदि आप गलत लिखते हो हो सकता है आपके पूरे मार्क्स कट जाएं। आपको सेक्शन यदि ध्यान रखिएगा, सेक्शन आपको 100% कंफर्म है तभी आप एग्जाम में सेक्शन लिखेंगे, अदरवाइज आप सेक्शन नहीं लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब प्रोविजन क्या, इस एग्जांपल में क्या प्रोविजन लगेगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि it is the discretion of the company that how much percentage should be transferred to the reserve before declaration of dividend. It means it depends upon the company कि कितना परसेंटेज वो रिजर्व का क्या करती, कितना परसेंटेज प्रॉफिट का वो रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहती है। कंपनीज एक्ट के बारे में इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये कंपनी की डिस्क्रिशन है। ऐसा हो गया, हमने लिख दिया प्रोविजन 2-3 लाइन में। फिर फ्रेंड्स अपने को लिखना है फैक्ट्स ऑफ केस। क्या लिखना है, फैक्ट्स ऑफ केस। सर ये फैक्ट्स क्या होते हैं, बेटा ज्यादातर बच्चे फैक्ट्स नहीं लिखते। फैक्ट्स नहीं लिखने की ज्यादातर बच्चे जो है वो क्या करते हैं, गलती जो है वो करते हैं।
ज्यादातर बच्चे फैक्ट्स नहीं लिखते हैं, तो आपको फैक्ट्स ऑफ केस भी प्रॉपरली लिखने हैं। फैक्ट्स में क्या लिखते हैं सर? बेटा फैक्ट्स में क्वेश्चन क्या कह रहा है वो लिखना है। जैसे आपको ऐसे फैक्ट्स में लिखना है कि इन द गिवन केस, फैक्ट्स की शुरुआत आपको करनी है इन द गिवन केस या इन द गिवन प्रॉब्लम, गिवन इंस्टेंस, इन द गिवन केस, गिवन प्रॉब्लम, ठीक है, गिवन क्वेश्चन। इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन या गिवन इंस्टेंस, इस तरह से आपको ये फैक्ट्स ऑफ केस की स्टार्ट करनी है। तो फैक्ट्स ऑफ केस में आपको लिखना है जैसे इन द गिवन केस अल्मा वॉचेस लिमिटेड जो है वो रिजर्व में जो है वो प्रॉफिट 10% से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहती है। तो मतलब ये फैक्ट्स है, क्वेश्चन के ये वाले फैक्ट्स हैं। अब ये फैक्ट्स अपन ने लिख दिए एक दो लाइन में, मतलब क्वेश्चन को ही समराइज करके, और लास्ट में अपन कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, तो कंक्लूजन बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रोविजन वी कैन से कि ये इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी कि कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना चाहती है। दैट्स वाई कंपनी इस केस में 10% से ज्यादा प्रॉफिट भी रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको केस स्टडी का आंसर देकर आना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो केस स्टडी आ जाए तो इसी फॉर्मेट में फ्रेंड्स अपने को सॉल्व करनी है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि यदि आपको दोस्तों, यदि आपको कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड और भी अच्छे टिप्स चाहिए, लेटेस्ट टिप्स चाहिए, तो हमारा यूट्यूब का चैनल है मित्तल कॉमर्स क्लासेस पे। मित्तल कॉमर्स क्लासेस हमारा यूट्यूब का एक चैनल है फ्रेंड्स, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स आपको वहां पर मिलेगी। तो मित्तल कॉमर्स क्लासेस का आप जो यूट्यूब चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपकी सीए की जर्नी के दौरान वो जो चैनल है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे, कब आप कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना है, केस स्टडी का आंसर कैसे देना, बहुत सारे एक टिप्स वहां पे दिए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो सीए की जर्नी के दौरान जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं पर हमने वहां पे चर्चा डिस्कशन कर रखी है। तो एमसीसी का यूट्यूब चैनल मित्तल कॉमर्स क्लासेस के नाम पे आप यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए दूसरी केस स्टडी पढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड हैज अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 100 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। कंपनी ने क्या किया, प्रपोज क्या किया, डिविडेंड 8.75% के हिसाब से, 8.75% के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड प्रपोज किया। हाउएवर इट डज नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू द रिजर्व आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड। और कंपनी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कोई भी परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना चाहती। क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि मैंने आपको बताया था हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी की इच्छा कितना, यानी कंपनी चाहे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। देयरफॉर कंपनी बिना प्रॉफिट्स रिजर्व में ट्रांसफर किए सारा जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आई होप दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। तो सेक्शन 123 का दोस्तों दूसरा टॉपिक अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा फ्रेंड्स, ट्रांसफर टू रिजर्व का। तो क्या आया इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट है कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले रिजर्व का कितना प्रॉफिट्स का कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। तो ये कंपनी की डिस्क्रिशन, कंपनी की इच्छा पर होगा। तो नेक्स्ट अब 123 का दोस्तों अपन नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 अपन देखने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 8.7 पे है आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। दोस्तों ये टॉपिक अपन डिस्कस करने जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी लोग ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी और अब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 19 और 20 का 31 मार्च 2020 को एंड हो गया। 31 मार्च 2020 को कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने इनकर किए हैं, इनकर्ड
लॉसेस, कंपनी को लॉसेस हुए हैं दोस्तों, लॉसेस हुए हैं, और उसके बाद में भी कंपनी इस ईयर का डिविडेंड जो है वो क्या करना चाहती है, डिक्लेयर करना चाहती है, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है। क्या कंपनी कर सकती है क्या? हमने पढ़ा था टॉपिक नंबर 1 में 123 के कि कंपनी ऐसा कर सकती है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स या जो हमारे रिजर्व हैं उनका यूज करके डिविडेंड का पेमेंट किया जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, अपन ने ये बात पढ़ी थी, लेकिन ध्यान रहे आपको करंट ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आपके एडिक्वेट नहीं है या है ही नहीं, और आप यदि पुराने रिजर्व का यूज करके डिविडेंड देना चाहो तो दे तो सकते हो, दे तो सकते हो, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी दोस्तों, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी आपको ये जो 4 कंडीशंस दे रखी है नीचे, ये फुलफिल करनी पड़ेगी। दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा एक बार वापस। फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, तो कोई रोक टोक नहीं है, आप आसानी से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हो, कहीं कोई कंडीशन पूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपको करंट ईयर में लॉसेस हुए हैं और आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स या प्रीवियस ईयर के हमारे जो रिजर्व हैं उनमें से डिविडेंड देना चाहते हो, यू कैन डू सो, बट यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सम कंडीशंस। आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी और 4 कंडीशन वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि एक कंपनी के पास करंट फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है या लॉसेज हुए हैं उसको, उसके बावजूद कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व में से डिविडेंड देना चाहती है, तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, और कर सकती है तो कंपनी को किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो यहां पे ये लिखा हुआ है, यहां पर दोस्तों ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि यदि करंट ईयर में हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स नहीं हुए हैं या हमारे पास प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है और हम प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से डिविडेंड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। ये 4 कंडीशन दी हुई है दोस्तों ABCD, इन चारों कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों इन चारों कंडीशंस को सिस्टमेटिकली मैं आपको नोट करवाऊंगा। ये जो ए कंडीशन है ये 4th कंडीशन होगी, 4th दोस्तों, कौन सी 4th कंडीशन होगी हमारी, ए कंडीशन 4th नंबर की होगी ये। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद में ध्यान रहे आपकी जो कंडीशन नंबर 2 होगी, कंडीशन नंबर बी है, ये आपकी 1st नंबर की कंडीशन रहेगी, और सी कंडीशन आपकी जो है वो रहेगी 3rd नंबर की कंडीशन, और डी कंडीशन आपकी 2nd नंबर की कंडीशन होगी। तो फ्रेंड्स इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिकली देखा जाता है, ऊपर नीचे यहां पर लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अपन जो सीक्वेंस में पढ़ेंगे वो इसी में पढ़ेंगे, पहले बी फिर डी फिर सी और फिर ए, यही सिस्टमेटिक इसका सीक्वेंस होता है। तो चलिए आइए अपन देखते हैं क्या कहती है। सबसे पहले बी वाली नंबर 1 कंडीशन अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि करंट ईयर में हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स या प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से डिविडेंड देना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमें 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1 कंडीशन क्या है दोस्तों? नंबर 1 कंडीशन ये है कि यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहते हो, तो आपके पास जो प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं या जो रिजर्व हैं, ठीक है, उसमें से आप मैक्सिमम कितना पैसा निकाल सकते हो। फर्स्ट कंडीशन, 4 कंडीशंस में से पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? फर्स्ट कंडीशन ये है आपकी कि जो भी पैसा आप रिजर्व में से निकालोगे डिविडेंड देने के लिए, वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, XYZ लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में इसको लॉसेस हुए और वो फ्री रिजर्व में से डिविडेंड देना चाहती है। XYZ लिमिटेड की जो पेड अप शेयर कैपिटल है फ्रेंड्स, वो है अपनी 1000 करोड़ रुपीस की, 1000 करोड़ रुपीस की पेड अप शेयर कैपिटल है XYZ लिमिटेड की। और XYZ लिमिटेड के पास में फ्री रिजर्व है, फ्री रिजर्व है कितने?
500 करोड़ रुपीस के XYZ लिमिटेड के पास में फ्री रिजर्व हैं। तो अब इस रिजर्व में से हम डिविडेंड देंगे, 500 करोड़ का जो रिजर्व है इसमें से हम डिविडेंड देंगे। तो इस रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए जो हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इसमें से जो विड्रॉ करेंगे वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व यानी कि 1000 करोड़ प्लस 500 करोड़ यानी 1500 करोड़ के 10% से ज्यादा हम जो है वो इस रिजर्व में से पैसा नहीं निकाल सकते। यानी कि हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन हमें ये फुलफिल करनी पड़ेगी, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा पैसा उस रिजर्व से नहीं निकाल सकते। यानी आप 500 करोड़ रुपए का ये जो रिजर्व का बैलेंस है उसमें से मैक्सिमम आप 150 करोड़ रुपीस ही डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आईसीआई के शब्दों में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन प्रॉफिट्स में से जो हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे shall not exceed, किससे एक्सीड नहीं करेगा, 10%। किसका 10%, पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जो टोटल अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं किससे बेटा, रिजर्व से, वो या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के। यानी जो अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये वाली कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगली कंडीशन की तरफ अपन चलते हैं। अगली कंडीशन दोस्तों डी वाली कंडीशन देखिए, डी वाली कंडीशन ये सेकंड नंबर की हमारी जो है वो कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन हमें क्या फुलफिल करनी पड़ेगी दोस्तों, सेकंड कंडीशन हमें ये फुलफिल करनी पड़ेगी, रिजर्व में से विड्रॉ करने के बाद में अमाउंट, रिजर्व में से अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में, जैसे हमारा फ्री रिजर्व का बैलेंस था फ्रेंड्स, कितने रुपए का बैलेंस था, 500 करोड़ रुपीस का हमारा फ्री रिजर्व का बैलेंस था जिसमें से हमने विड्रॉ किया। ये मैक्सिमम 150 करोड़ रुपीस विड्रॉ कर सकते थे तो हमने विड्रॉ कर लिया 150 रुपीस। हमने 150 रुपीस विड्रॉ किया तो रिजर्व का बैलेंस कितना रह गया, 350 करोड़ रुपीस रह गया। तो सेकंड कंडीशन हमें यह देखनी पड़ेगी, रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए अमाउंट हमने जो विड्रॉ किया है उसके बाद में जो रिजर्व का बैलेंस होगा, उसके बाद में रिजर्व का बैलेंस वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल दोस्तों हमारी कितनी है, 1000 करोड़ रुपीस है और उसका 15% कितना होता है, 150 करोड़ रुपीस होता है। तो रिजर्व विड्रॉ के बाद में, रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में कम से कम रिजर्व का बैलेंस 150 करोड़ तो होना ही चाहिए, जबकि हमारा तो कितना है, 350 करोड़ है। इसलिए हम जो 150 करोड़ रुपए हम विड्रॉ कर सकते थे वो बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। चलिए मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। दोस्तों मान लीजिए हमारी यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, ₹1000 करोड़ रुपीस की हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है और हमारा जो फ्री रिजर्व है फ्रेंड्स वो 200 करोड़ रुपए है, 200 करोड़ रुपीस है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन तो हम ये देखते हैं कि जो अमाउंट हम रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का टोटल यहाँ पे 1200 करोड़ रुपीस होगा, उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हमने रिजर्व से मैक्सिमम कितने पैसे निकाल सकते हैं, हम 120 करोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन हमें यह भी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि आफ्टर विड्रॉवल रिजर्व का बैलेंस पेड अप शेयर कैपिटल के कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। 1000 करोड़ का 15% कम से कम, रिजर्व का बैलेंस कम से कम कितना होना चाहिए आफ्टर विड्रॉवल, 150 करोड़। जबकि हमने 200 में से यदि यहां पे 120 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए तो रिजर्व का बैलेंस कितना रहेगा, 80 करोड़ रुपीस रहेगा। जबकि कम से कम कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। यानी सेकंड कंडीशंस पूरी नहीं होगी हमारी, इसलिए हम मैक्सिमम इस बार 120 करोड़ नहीं निकाल सकते क्योंकि 150 करोड़ तो कम से कम होना ही चाहिए। इसलिए मैक्सिमम हम 50 करोड़ रुपीस रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या हम हमारे पास में यदि प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है
तो क्या हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स या रिजर्व में से डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर है यस, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन, जिसमें बी वाली सबसे पहली कंडीशन हमने पढ़ी कि सबसे पहली कंडीशन कि जो रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद में सेकंड कंडीशन डी वाली कि विड्रॉवल के बाद में जो आपका रिजर्व का बैलेंस होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल के कम से कम 15% तो होना ही होना चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल हमें ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए हम फ्रेंड्स ये एग्जांपल आपका ध्यान रखना, हम ये एग्जांपल देख रहे थे XYZ लिमिटेड ने 19 और 20 में लॉसेस इनकर किए, फिर भी आप वो डिविडेंड देना चाहते हो तो पेड अप शेयर कैपिटल 1000 करोड़, फ्री रिजर्व 500 करोड़, हमने मैक्सिमम इन दोनों का 150 करोड़ रुपए निकाल लिया। अब 150 करोड़ रुपए हमने क्या कर लिया, फ्री रिजर्व में से विड्रॉ कर लिया, तो फ्री रिजर्व का बैलेंस कितना रह गया, 350 करोड़ रुपीस रह गया। और अब हमें ध्यान रहे तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, थर्ड कंडीशन सी वाली। दोस्तों हो सकता है यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड दे रहे हो, इसका मतलब आपको करंट ईयर में लॉस हो सकते हैं। करंट ईयर में क्या हुए, लॉस हुए। हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉस हुए, तभी तो आप पुराने रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ध्यान रहे जो अमाउंट आपने देखिए रिजर्व से विड्रॉ किया है, रिजर्व से आपने डिविडेंड देने के लिए कितना पैसा विड्रॉ किया, 150 करोड़ रुपीस। तो जो अमाउंट आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से विड्रॉ किया है उसका सबसे पहले इस्तेमाल करंट ईयर के लॉसेस को सेट ऑफ करने में किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि जो अमाउंट आपने विड्रॉ कर दिया 150 करोड़ वो पूरा मेंबर्स पे लुटा दो। अरे पहले कंपनी का जो पुराना जो काम है वो तो सही कर लो। कंपनी तो लॉसेज में दिख रही है पुराने ईयर्स में, इस करंट ईयर में लॉस में नजर आ रही है और आप मेंबर्स को डिविडेंड दे रहे हो, दे दो डिविडेंड, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट में से आपने जो अमाउंट विड्रॉ किया है उसका पहले इस्तेमाल लॉसेस को सेट ऑफ करने में करो। मान लीजिए हमें करंट ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में हमें दोस्तों 30 करोड़ का लॉस हुआ। कितने का, 30 करोड़ का। तो 150 करोड़ में से सबसे पहले 30 करोड़ रुपीस सेट ऑफ होंगे। वो 150 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करंट ईयर के जो हमारे लॉसेस हैं उसको क्या किया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स तीसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है वो यूटिलाइज होगा डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। किस काम के लिए होगा, करंट ईयर में जो आपने फाइनेंशियल ईयर में जो लॉसेज हुए हैं उनको सेट ऑफ करने में आपका यूज होगा, उसके बाद में ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अच्छा सर, हाँ बेटा, अब देखिए लास्ट कंडीशन फर्स्ट वाली आपको क्या फुलफिल करनी पड़ेगी। लास्ट कंडीशन 8.7 पे है ये, ए नीचे नीचे एट द बॉटम देखेंगे आप सब लोग। लास्ट कंडीशन आपको ये फुलफिल करनी पड़ेगी कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों के जो फाइनेंशियल ईयर में आपने जिस रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया था, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने जिस एवरेज रेट से डिविडेंड डिक्लेयर किया था उस एवरेज रेट से ज्यादा रेट से डिविडेंड नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखिए आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूं। उसी एग्जाम्पल के जरिए में अपन ने 150 करोड़ रुपए विड्रॉ किए जिसमें करंट ईयर में लॉस था 30 करोड़, वो सेट ऑफ कर दिया। अब फाइनली हम कितने रुपए, 120 करोड़ रुपीस का डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, यानी कैपिटल होल्डर्स को। 120 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दे रहे हैं, कितने रुपए की कैपिटल पे, 1000 करोड़ रुपीस की कैपिटल पे दे रहे हैं। यानी बताइए डिविडेंड की रेट कितनी हो गई, 12%, क्योंकि डिविडेंड की रेट हमेशा कैपिटल पे निकाली जाती है। तो आप 120 करोड़ रुपीस फाइनली आप देना चाहते हो और 1000 करोड़ की कैपिटल पे देना चाहते हो, यानी डिविडेंड आप कितना परसेंट दे रहे हो शेयर होल्डर को, उनके इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट दे रहे हो, 12% आप डिविडेंड दे रहे हो। तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 12% आप डिविडेंड दे रहे हो और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे हो, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, देखिए इस फाइनेंशियल ईयर के इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर यानी कौन कौन से, 18, 19, 17 और 18, 16 और 17 में आपने जिस एवरेज रेट से डिविडेंड दिया था उस एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड इस ईयर में आप नहीं दे सकते। मान लीजिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में 18, 19 में आपने 12% की रेट से डिविडेंड दिया, 17, 18 में आपने 8% की जो रेट से डिविडेंड दिया, 16, 17 में आपने 10% की रेट से क्या दिया, डिविडेंड दिया। तो पिछले 3 सालों में एवरेज डिविडेंड रेट क्या हो गई, 12 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 3,
यानी 10% आपकी एवरेज डिविडेंड रेट आई, और इस साल आप कितना देना चाहते हो, 12%। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर के लॉसेस में से, आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रहे हो, तो ध्यान रखिएगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की जो एवरेज रेट है उससे ज्यादा रेट से इस साल का डिविडेंड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी। द रेट ऑफ डिविडेंड shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by the company in the immediately preceding 3 years। I hope आपको चारों कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा सी जो अगला 123 का थर्ड टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। मान लीजिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, 18 और 19 में हमने डिविडेंड दिया कितना, 18-19 में सपोज करिए हमने जो है वो डिविडेंड यहां पर दिया 10%, ठीक है। 17-18 में हमने दिया 0, 16-17 में हमने दिया कितना, 12। तो एवरेज रेट क्या आएगी, 10 + 0 + 12 डिवाइडेड बाई 3। कहीं आप ये मत कर देना 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, यदि कोई 0 भी आता है तो उसको भी तो एवरेज में लेंगे। तो ये वाला इस तरह से हम देखेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया है। आई होप दोस्तों आपको थर्ड टॉपिक समझ में आ गया होगा। थर्ड टॉपिक एक बार जल्दी से हम देखते हैं। क्या बोला हुआ है, कंपनी को करंट ईयर में लॉसेज हुए हैं, उसके बावजूद कंपनी क्या कर रही है, प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से, प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे रही है। क्या कंपनी दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन कंपनी को 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 4 कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशंस अपनी देखिए कौन सी, बी वाली कंडीशन थी 7.8 पे, कि नंबर 1 कंडीशन क्या थी दोस्तों, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का मैक्सिमम 10% अपन जो है वो डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में डी वाली कंडीशन, रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ करने के बाद में जो आपका रिजर्व का बैलेंस होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन थी हमारी सी, कि जो आप अब आपने अमाउंट विड्रॉ किया उसका इस्तेमाल डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आप जो है वो क्या करोगे, आप पहले उसका यूज करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने में करोगे, और बाद में जो डिविडेंड आप दे रहे हो तो जो रेट आ रही है डिविडेंड की वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की जो एवरेज रेट्स है उससे ज्यादा डिविडेंड की रेट नहीं हो सकती है। आई होप आपको थर्ड टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड का। तो सारे मेरे दोस्त उस शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। कि शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड जो है वो अपने शेयर होल्डर को पिछले 3 सालों से लगातार 20% की रेट से डिविडेंड देती हुई आ रही है। हाउएवर कंपनी ने जो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर गया है 31 मार्च 2019 उसमें एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं अर्न किए हैं, फिर भी कंपनी 20% की रेट से इस ईयर के लिए भी डिविडेंड देना चाहती है। तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी को यदि मान लीजिए करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, लॉसेज हैं, तो पिछले सालों के रिजर्व में से डिविडेंड देना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन तो आपको मैंने बताया था, जो अमाउंट आप विड्रॉ करोगे पेड अप शेयर कैपिटल और किससे, फ्री रिजर्व के टोटल का, पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सेकंड कंडीशन आपको ये भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि विड्रॉ करने के बाद में जो रिजर्व का बैलेंस होगा वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया उसका इस्तेमाल आप क्या करोगे, लॉसेस को सेट ऑफ करने में करोगे। और फिर ठीक है, पिछले सालों में भी जो एवरेज रेट है वो 20 आएगी, क्योंकि 20% देती आई है, इस बार भी 20। तो वो तो खैर रेट वाला तो क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई ओवरराइड नहीं कर रहा, वो एक्सीड नहीं कर रही, तो ठीक है। यानी ये 3 कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर 20% के रेट से डिविडेंड दिया जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो तीसरा टॉपिक भी अपना 123 का खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो टॉपिक नंबर डी यानी फोर्थ टॉपिक अपन पढ़ेंगे 123 का, पेज नंबर 8.9 पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जिसका नाम है डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ बेटा बिल्कुल।
तो देखिए क्या लिखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों, ऐसा बोलते हैं डिविडेंट जिस दिन डिक्लेयर हुआ, डिविडेंट जिस दिन डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको उस डिविडेंट को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। सेपरेट बैंक अकाउंट में वो डिविडेंट जमा होना चाहिए। सर जरा बात समझ में नहीं आई। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 एक्स लिमिटेड का 31 मार्च 2020 को एंड हुआ। इस ईयर की कंपनी ने एजीएम की बेटा, एनुअल जनरल मीटिंग, मान लीजिए 30 जून 2020 को कंपनी की एजीएम हुई है। फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 की एजीएम 30 जून 2020 को मान लीजिए कंपनी ने की। ठीक है, इस एजीएम में हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने डिविडेंट जो है वो डिक्लेयर किया। हमने डिविडेंट क्या किया, डिक्लेयर किया। तो जिस दिन हमने डिविडेंट डिक्लेयर किया उसके कितने डेज में, उसके विद इन 5 डेज के अंदर वो जो हमें डिविडेंट है, वो डिविडेंट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। सर सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट क्यों करवाते हैं? बेटा आपने डिक्लेयर तो कर दिया। अरे बोलना बहुत आसान होता है कि हम दे देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है तब पता चलता है। तो कंपनी तूने कहा है हम मेंबर्स को इतना डिविडेंड दे रहे हैं, तो भैया जैसे ही तूने डिक्लेयर किया उसके 5 दिन में एक अलग से बैंक अकाउंट में जमा करा दे, बाद में उस बैंक अकाउंट से शेयर होल्डर को पेमेंट होगा। तो ध्यान रहे, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके 5 दिन में, ऐसा नहीं शेयर होल्डर को पेमेंट करना जरूरी है, कंपनी अपने ही एक सेपरेट बैंक अकाउंट में अलग से पैसा निकाल कर रखेगी और फिर उस बैंक अकाउंट से शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। दोस्तों आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड फ्रेंड्स, डिपॉजिटिंग ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो क्या होगा, शेल बी डिपॉजिटेड, वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा। और कितने दिनों में, मेन बात तो यही है, विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके विद इन 5 डेज के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट में उस डिविडेंड को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों 123 का अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं। इस पॉइंट को पढ़ने से पहले, इस पॉइंट के जहां पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है, फिफ्थ हमारा ई वाला, उसके नीचे एक टेबल बना रखी है। इस पूरे प्रोविजंस को टेबल में शॉर्ट में समराइज इन्होंने कर रखा है।
तो पेज नंबर 8.10 पे वो टेबल है, उस टेबल में एक बार सबसे पहले आएंगे। तो देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड 3 पार्ट्स बना रखे हैं और इसके 3 ही टॉपिक्स हैं अपने। पेबल इन, तो ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों पेबल इन, मैं पहले आपको समरी में यहां पे बता देता हूं, फिर हम आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ेंगे डिटेल में। पेबल इन का मतलब है मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेमेंट का क्या मोड होगा, डिविडेंड पेमेंट का फ्रेंड्स क्या मोड होगा, वो अपन देखते हैं। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चलिए डिविडेंड आप कैसे कैसे दे सकते हो दोस्तों। डिविडेंड देने के ध्यान रखिएगा 4 मोड हो सकते हैं। अच्छा सर कौन कौन से मोड हो सकते हैं? सबसे पहले है कैश। कैश बेटा रोकड़ा, कैश में आप डिविडेंड दे सकते हो। डिविडेंड देने का सबसे पहला मोड है कैश। कैश में आप डिविडेंड दे सकते हो, मेंबर्स को आपने कैश में डिविडेंड दे दिया। दूसरा है दोस्तों डिविडेंड देने का जो सेकंड मोड है वो है चेक। आप मेंबर्स के घर पर चेक भी भेज सकते हो, सभी मेंबर्स को चेक भेज सकते हो, उसको वो बैंक में लगा देंगे, उससे आप जो है वो डिविडेंड दे सकते हो। तीसरा है वारंट। सर ये वारंट क्या है, ये तो बहुत ही अद्भुत नेम आ गया है, तो हमने सुना ही नहीं। बेटा एक डिविडेंड वारंट होता है, क्या बोलता है उसको? डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट सर ये क्या होता है? बेटा डिविडेंड वारंट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? डिविडेंड वारंट जो होता है वो आपका एक जो है वो बेटा बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा सर ये बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बियरर होता है दोस्तों जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है वही बंदा उस इंस्ट्रूमेंट से अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर को एक अमाउंट इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं कि तेरा 10,000 रुपए का डिविडेंड है, हम तेरे को ये इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट तू हमारी बैंक को दिखा देना और वो तुझे 10,000 रुपए दे देगी। चेक में तो बकायदा नाम लिखा हुआ होता है शेयर होल्डर का, यहाँ पे नेम लिखा हुआ नहीं होता, एक जिसके हाथ में होता है उसको पेमेंट मिलता है। तो वारंट के जरिए भी हम डिविडेंड दे सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक मोड आजकल का जो सबसे फेमस मोड है वही यही है, एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या हो गया? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना। आरटीजीएस, एनईएफटी आप जो करते हो यूपीआई एप्लीकेशंस के जरिए, मोबीक्विक हो गया, भीम, इन सब के जरिए आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। आजकल तो कंपनियां क्या करती हैं, एनईएफटी करती है, डायरेक्ट शेयर होल्डर के अकाउंट में पैसा खट से ट्रांसफर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों डिविडेंड देने के ये 4 मोड हैं, कैश, चेक, डिविडेंड वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड। दीज आर द 4 मोड्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हाँ जी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, डिविडेंड देने के 4 मोड हो गए। उसके साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, डिविडेंड क्या सर डिविडेंड काइंड में दे सकते हैं क्या? क्या डिविडेंड काइंड में दे सकते हैं? नहीं बेटा नहीं, काइंड में कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकते, ये चीज आप ध्यान रखना, काइंड में तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सर बेटा आपने किंगफिशर के शेयर ले रखे हैं, किंगफिशर के पास डिविडेंड देने के लिए क्या नहीं है, पैसा नहीं है, डिक्लेरेशन तो कर दिया, तो क्या बियर की बोतलें भेज सकती है क्या सारे मेंबर्स के घर पे? नहीं दोस्तों, काइंड में डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। डिविडेंड मॉनेटरी टर्म्स कैश, चेक, डिविडेंड वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए ही फ्रेंड्स आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसका मोड पढ़ लिया। अब देखिए अपन जो है वो आज की क्लास जो है दोस्तों वो अपन जो है वो खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक बार आज अपन ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कंपनी को करंट ईयर के प्रॉफिट का, सेकंड टॉपिक अपन ने देखा 123 का, कंपनी को अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स का कितना परसेंटेज रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा कोई प्रोविजन है? बिल्कुल नहीं है। ये किसकी इच्छा है? ये कंपनी की डिस्क्रिशन है कि वो रिजर्व में कितना
अपना प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना चाहती है। वो चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती, वो चाहे तो पूरा भी कर सकती है। थर्ड टॉपिक, क्या दोस्तों करंट ईयर का प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं, या करंट ईयर में लॉस है, क्या प्रीवियस ईयर के रिजर्व प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। ये 4 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन, जो आप पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के टोटल के 10% से ज्यादा डिविडेंड के लिए अमाउंट वहां से विड्रॉ नहीं करोगे। सेकेंड, अमाउंट विड्रॉ करने के बाद पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम रिजर्व का बैलेंस नहीं रह सकता। थर्ड कंडीशन, विड्रॉ करने के बाद में उस फंड का इस्तेमाल सबसे पहले करंट ईयर के कोई लॉसेज है उनको सेट ऑफ करने में होगा, और फिर फोर्थ, डिविडेंड दोगे तो जो डिविडेंड की रेट है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर की एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर फोर्थ अपन ने टॉपिक पढ़ा कि डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हुआ उसके कितने डेज में एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो दोस्तों विद इन 5 डेज डिविडेंड डिक्लेयर होने के आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ता है। और टॉपिक 5 पर कंप्लीट हमारी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।